दोस्तों नमस्कार। हाल ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और ऐसे समय भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति बोलने के बाद आम आदमी के सामने राष्ट्र का प्रमुख आदमी, ये आदमी कैसा होगा ये जानने की एक कोशिश होती है। अलग अलग चीजें होती है, कहाँ लोकशाही होती है, कहीं हुकुमशाही होती है, अलग अलग तरीके होते हैं कि जहां हम देखते हैं। पर भारत में जहाँ गणतंत्र है, लोकशाही है, वहां एक अलग सा चुनाव होता है। वो खास करके राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अलग सा होता है। वो जानना बहुत ही रोमांचकारी होता है, अलग सा होता है। इसलिए उसकी जानकारी हर सिटीजन को, हर नागरिक को होना जरूरी है। आप भले राष्ट्रपति को चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, पर आपको मालूम तो होना चाहिए, क्योंकि आपने जिसको चुना है वो मतदान करने जाने वाला है। तो भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 की तारीख निश्चित की है और वो तारीख है 18 जुलाई। अब 18 जुलाई को रामनाथ कोविंद जो उत्तराधिकारी है उनका चुनने के लिए सांसद में और विधायकों के द्वारा ये मतदान होने जा रहा है। और वो मतदान होने के बाद 24 जुलाई तक जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी जो होगा, जो चुनाव जीतेगा, वो 25 जुलाई 2022 को अपना अधिकार प्राप्त करेगा और वो राष्ट्रपति कहलाएगा। राष्ट्र भगिनी हो या माता हो या कोई आदमी हो, वो राष्ट्रपति अगर एक बार चुन गया तो नया राष्ट्रपति करके शपथ लेगा। अब राष्ट्रपति कौन नामांकन दाखिल कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है भाई उसकी, हम उसकी जानकारी छोटे बाद में करेंगे। ये पहली बात है कि एक नागरिक होना चाहिए, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये एक सामान्य है। फिर उसकी कम से कम उम्र 35 होनी चाहिए। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए, ये उस पे एक हट। फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वो लाभ का कोई पद उसके पास नहीं होना चाहिए। ये चीज हो गई तो राष्ट्रपति चुनने के लिए, वो चुनाव के लिए वो क्वालिफाइड हो जाते। अब राष्ट्रपति के नामांकन दाखिल करते समय उसको 50 निर्वाचकों को प्रस्तावक करके रूप में सादर करना चाहिए और 50 अन्य को अनुमोदक करके, यानी सूचक और अनुमोदक, तो अनुमोदक करके 50 और निर्वाचकों आवश्यकता होती है। 15,000 का डिपॉजिट होता है और फिर एक बार उसने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की, वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन जाते हैं। अब ये तो सामान्य है। हम लोग जब सांसद को चुनते या विधायक को चुनते, खासदार आमदार को चुनते, वो क्या होता है, उसमें हमारा आम आदमी करके जो हम वोट डालते हैं, तो हमारे वोट का मूल्य क्या होता है, एक। मैंने वोट डाल दिया तो मेरा एक ही वोट गिना जाएगा। पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये अलग सा माहौल रहता है। वो अलग सा माहौल क्या है ये जानना बहुत रोमांचकारी। मतदान कौन कर सकते हैं? मतदान संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज, ये सदस्यों द्वारा किया जाता है। कौन? जिसमें सांसद के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पौंडीचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाएं उसमें शामिल होती है। यानी चुनाव के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 है। उसमें 776 सांसद और 4,333 विधायक होते हैं। ये अलग अलग विधानसभा के होते हैं। इनमें राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल है। यानी लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के खासदार सांसद ये वोटिंग करेंगे और हर विधानसभा का
वोटर वोटिंग करेंगे। अब ये भी आम चीज होगी, पर इसमें अलग सी बात क्या होती है, तो मूल्य की बात होती है। अब मूल्य क्या होता है ये समझना बहुत बोलेंगे तो यह अलग की भाषा है। अब चुनावी फॉर्मूला क्या है ये देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। एक सांसद के वोट का मूल्य तय हो जाता है। अभी ये जो हाल ही में इलेक्शन होने जा रहा है उसमें सांसद का मूल्य 700 होने वाला है। तो 700 यानी हर सांसद जो चुनाव में किसी को वोट देगा वो एक वोट नहीं देगा, वो एक वोट जब देता है उसका 700 का मूल्य हो जाता है, यानी 700 वोट उधर जाएंगे। अब ये भी बात सब सांसदों को 700 मूल्य, यानी वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वो 776 जो सांसद है उनका हर एक का मूल्य 700 है। पर जो अहम बात होती है वो होती है विधानसभाओं की। उनमें हर वोट अलग अलग होता है, उनमें हर वोट अलग अलग होता है। अब वो कैसा होता है, तो राज्य में विधायकों के वोट का मूल्य विधानसभा की ताकत और संबंधित राज्यों के जनसंख्या के कारण भिन्न भिन्न होती है। यानी विधायक के बीच मूल्य में अलग अलग होता है। तो सिक्किम का अलग है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का अलग है। राज्य की कुल जनसंख्या 1971 को जो होती है जनगणना के अनुसार, उसमें विधानसभा में निर्वाचित सीटों की कुल संख्या इंटू 1000 ये निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य होता है और मतों को भारित किया जाता है। यानी सही शब्द में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के हर विधायक के वोट का मूल्य होता है 208 और सिक्किम के हर विधायक का वोट का मूल्य होता है 7। अब सिक्किम के 32 विधायक है, वो 32 के 32 लोगों ने एक को वोट किया, तो 32 इंटू 7 यानी 224 ही वोट मिलने वाले। जबकि यूपी के हर सांसद का मूल्य 208 है, उधर 403 403 विधायक है, तो 403 लोगों ने एक को ही वोट दिया, तो 83,824 83,824 वोट उस आदमी को मिलने जा रहे हैं। यानी हर वोट में कितना भिन्नता है ये जानना बहुत रोमांचकारी है। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी राजनीतिक दल अपने सांसद या विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकता। मैंने व्हिप के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसमें राजकीय पक्ष अपने सांसद या विधायकों को बोल नहीं सकती, व्हिप जारी नहीं कर सकती कि भाई इसको ही वोट करो। और इलेक्शन ही अलग है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन ही अलग सा होता है, इसलिए वो व्हिप नहीं होता है। और चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है। अब भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, कोई चुन के आता है, तो उसको शपथ कौन देगा, तो शपथ मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस विल गिव, वो शपथ देगा। और अगर उसको अपना त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र किसको देगा, तो वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति की बात हो गई। अभी हम जाते जाते 2-3 चीज और बताना है। राष्ट्रपति एक बार आप चुन गए तो 5 साल के लिए आप राष्ट्रपति रहते हैं, और राष्ट्रपति होने के कारण आपको कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, स्पेशल आपको राइट्स प्राप्त होते हैं। कौन से प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को कभी भी गिरफ्तार या केंद्र कैद नहीं किया जाता है, यानी एक कंप्लीट इम्यूनिटी देके रखी, कभी भी उनको गिरफ्तार या कैद नहीं किया जाता, कुछ भी हो गए। एक बात। फिर भारत के राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है। कुछ भी उन्होंने किया अपने अधिकार में, राष्ट्रपति के अधिकार होते हुए, तो वो जिम्मेदार नहीं होते। उसके अलावा हमने पहले तो बताया था कि माफी करने का, उसको माफ करने का तो बहुत
अनन्य साधारण अधिकार है। यानी जहां हम बताएंगे किसी को फांसी की शिक्षा होगी, तो फांसी की शिक्षा वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई तुमको फांसी है, योर पनिशमेंट इज डेथ, डेथ अंटिल हैंड। और माफी के लिए उन्होंने राष्ट्रपति को दया का अर्ज दिया, वो दया का अर्ज दिया और राष्ट्रपति ने बोला कि हाँ आप दया होने लायक है, और उन्होंने उसको माफ कर दिया। तो पूरा वो आदमी उसी दिन आराम से बाहर चला जाता है, उसके ऊपर का सब, यानी वो फांसी देने वाले थे वहां फांसी तो छोड़ो, वो ऐसे डायरेक्ट बाहर जा सकता है। इतना अनन्य साधन अधिकार उनमें है। अगर वो हुकुमशाही लाते हैं तो और ही बात है, पर नॉर्मल कोर्स में देखा जाए तो राष्ट्रपति एक अलग सा संवैधानिक एक अधिकार होता है, और उनके ऊपर महाभियोग अगर चलाना है तो बहुत कठिन होता है। अगर उन्होंने राष्ट्रपति ने अगर संविधान का उल्लंघन किया तो ही उनके ऊपर महाभियोग चला सकते, नहीं तो नहीं, राष्ट्रपति का ऐसा कोई निकाल नहीं सकता है। तो आज ये कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में मैं जो हाल ही में राष्ट्रपति का निवडणूक होने वाला है उसके ऊपर सबको इंतजार है कि कैसा राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में और राष्ट्रपति की चुनाव के बारे में जानकारी देना मुझे लगा कि ये सही समय होगा। और इसलिए आज मैंने ये YouTube के जरिए आपके सामने ये वीडियो रखा। आपको अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बेल आइकन तो दबाइए, इंस्टा को फॉलो करना मत भूलिए, और ऐसे ही अलग अलग विषय को लेकर आपके सामने मैं आता रहता हूँ। अगर किसी को अच्छा लगे तो कमेंट करने के लिए मत भूलिए, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ही किसी और विषय को लेकर आपके सामने मैं जरूर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, नमस्कार।